हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द इंटरव्यू चैप्टर 7 की। द इंटरव्यू जिसके राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं, इसके दो पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, या आप कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन है इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू कब शुरू हुआ, क्या इंटरव्यू की क्वालिटीज़ हैं, क्या इंसान इसके बारे में सोचते हैं, ये सब पार्ट फर्स्ट में देखेंगे। जबकि पार्ट सेकंड ये एक इंटरव्यू जिस तरह से इंटरव्यू होता है, यानी कि इंसान सवाल पूछता है और दूसरे इंसान उनके आंसर देता है। तो पार्ट सेकंड में जो ब्लैक वाला ये पोर्शन है, ये सारा का सारा वही इंटरव्यू है। तो हम शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट से, देखते हैं इंटरव्यू के बारे में क्या लोगों की सोच है इसको लेकर और ये कब शुरू हुआ। तो कहते हैं सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, कि इंटरव्यू की शुरुआत लगभग 130 साल पहले हुई थी। द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म माने पत्रकारिता, कि इंटरव्यू पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में एक सामान्य चीज़ है। कॉमन प्लेस एक सामान्य बात है, एक सामान्य चीज़ है। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबडी वो इज लिटरेट, कि आज के दौरान, आज के दिन, एवरीबडी वो इज लिटरेट यानी जो इंसान भी पढ़ा लिखा होता है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स, कि अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी जगह ज़रूर उसने इंटरव्यू को फेस किया होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ द व्यू, जबकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर ईयर्स, के सालों में लगभग थाउजेंड सेलिब्रिटीज के लगभग हजारों सेलिब्रिटीज ऐसी हैं हैव बीन इंटरव्यूड, जिनका इंटरव्यू हो चुका है ओवर द ईयर्स, सालों में। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिनका बार बार इंटरव्यू हुआ है। So it is hardly surprising that opinions of the interview of its functions, methods and merits vary considerably। ये कह रहे हैं so it is hardly surprising, तो ये मुश्किल से ही सरप्राइजिंग होगा किसी इंसान के लिए कि इंटरव्यू के बारे में किसी की क्या सोच होगी। ये कहा है कि इंटरव्यू के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है, लोगों के क्या आइडियाज़ है, इसको ये थोड़ा सा मुश्किल ही सरप्राइजिंग लगेगा। क्यों? और इसके जो फंक्शंस हैं, इसका जो तरीका है इंटरव्यू का, मेरिट, इसके जो गुण हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, वेरी कंसिडरेबली, यानी हर इंसान इनके बारे में जानता है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट्स बीइंग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनसे पूछा जाए इंटरव्यू के बारे में तो क्या करेंगे, क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम, तो वो बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करेंगे। इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, वो बोलेंगे कि ये क्या है, इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म की ये सबसे बड़ी फॉर्म है, अ सोर्स ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई के खोजने की, कि सच्चाई का अगर पता लगाना है तो इंटरव्यू उसके लिए क्या है, हाईएस्ट फॉर्म, यानी उसकी सबसे अच्छी तरकीब है, सबसे अच्छा उसका एक सिस्टम है। एंड इट्स प्रैक्टिस, और इसकी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे बड़ा चढ़ाकर, और कहेंगे कि एन आर्ट, के इंटरव्यू आखिर में एक आर्ट है, एक कला है, इंटरव्यू एक कला है। अदर्स, दूसरे लोग ऐसे होंगे, यूजुअली सेलिब्रिटीज वो सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, के कुछ सेलिब्रिटीज आमतौर से अपने आप को इंटरव्यू का विक्टिम मानते हैं। माइट डिस्पाइस, और ज़रूर वो डिस्पाइस माने नफरत करना, और वो इंटरव्यू से, माइट द इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू से नफरत करते हैं, एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ्स, जैसे कि अनवारंटेड इंट्रूजन, इंट्रूजन माने इंटरफेयर, दखल, जैसे कि अनवारंटेड यानी अनचाही, कि जैसे इंटरव्यू उनकी लाइफ में एक अनचाही दखल है, कोई इंसान इंटरफेयर कर रहा है उनकी लाइफ में, तो वो इंटरव्यू को इसी तरह देखते हैं। और फील दैट सम हाउ डिमिनिश दैम, और वो इस बात को महसूस करते हैं कि कोई उनकी लाइफ को डिमिनिश कर रहा है, यानी उनकी इंसल्ट कर रहा है। डिमिनिश माने इंसल्ट के ले लेंगे, कि कोई इन सेलिब्रिटीज़ की इंसल्ट कर रहा है। जस्ट एंड इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसे कि हमने पुरानी परंपराओं में देखा, कल्चर माने संस्कृति, कि जो पुरानी कल्चर है, पुरानी जो संस्कृति है, प्रिमिटिव माने पुरानी, कि जो पुरानी संस्कृति हमने उसमें देखा है, क्या था, इट इज़ बिलीव्ड, यकीन किया जाता था, दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, के पुरानी कल्चर में ऐसा माना गया है कि अगर कोई इंसान किसी का फोटोग्राफ ले लिया करता था तो वो ये सोचते थे कि उसने उस इंसान की आत्मा को चुरा लिया। स्टील माने चुराना, कि उसने उस इंसान की आत्मा चुरा ली है। यहाँ पर कुछ राइटर लिए हैं, जैसे कि इन्होंने वी.एस. नैपोल का नाम लिया, आप देख सकते हैं। वी.एस. नैपोल के बारे में कहा है
कि वी.एस. नैपोल फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड के बाय इंटरव्यूज, के कुछ वी.एस. नैपोल ने महसूस किया है कि कुछ लोग इंटरव्यू के द्वारा अपने आप को वाउंडेड, अपने आप को थोड़ा सा जख्मी या अपने आप को थोड़ा सा हर्ट हुआ पाते हैं। वाउंड माने वैसे तो जख्म के आते हैं घायल होने के, लेकिन यहाँ पर इंसान का जख्मी हो जाना यानी आत्मा का थोड़ा सा हर्ट हो जाना। वी.एस. नैपोल ने कहा है कि कुछ लोग इंटरव्यू के द्वारा वाउंड हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा हर्ट होता है, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और वो अपने जो उनकी प्राइवेसी है उसको थोड़ा सा लॉस कर देते हैं। यानी जो इंसान हम छुपाना चाहते हैं इंटरव्यू में जब बैठते हैं तो उनसे सवाल होते हैं तो उनको उनकी प्राइवेसी थोड़ी सी लूज हो जाती है, खो जाती है। दूसरा नाम यहाँ पर कहा है इन्होंने लुइस कैरल। लुइस कैरल ये भी एक राइटर हैं। कहा है कि लुइस कैरल अ क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जैसे कि एलिस इन वंडरलैंड ये इनका एक वर्क है। कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ राइटर इन्होंने लिए हैं, जैसे कि वी.एस. नैपोल हैं, लुइस कैरोल हैं। और लुइस कैरोल कौन है? जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड एक किताब है उस किताब को लिखा है। तो लुइस कैरोल ने क्या कहा? वाज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर। लुइस कैरोल का ये मानना था कि अ जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, कि लुइस कैरोल हॉरर माने डर जाते थे इंटरव्यू लेने वाले से, कि जब कभी भी उनके इंटरव्यू का नंबर आता था वो डर जाते थे। तो दो नाम हो गए हमारे पास। सबसे पहले वी.एस. नैपोल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के द्वारा हम हर्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी प्राइवेसी को ठेस पहुंची, हमारी प्राइवेसी थोड़ी सी खुल गई है लोगों के सामने। दूसरा नाम लुइस कैरोल का लिया, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड किताब लिखी है। उन्होंने कहा अ जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, कि वो इंटरव्यू लेने वाले से डर जाते थे। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं होते थे। कंसेंटेड माने इजाज़त देना, परमिशन देना, और वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए अपनी परमिशन नहीं देते थे। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners of his autobiography, and he would afterwards relate the stories of his success in the silence of such people। ये बड़ा सा सेंटेंस आप देख लेंगे कि वो कहते हैं कि वो हमेशा कभी भी परमिशन नहीं देते थे इंटरव्यू देने के लिए, और क्या मानते थे वो उसको? वो मानते थे कि ये एक हॉरर है, ये एक उनके लिए एक डर है। ऑफ बीइंग लायनलाइज्ड, यानी उनको जो इंटरव्यू है वो एक बड़ा डर, लायनलाइज्ड एक बड़ा डर है जिससे वो हमेशा डरते रहते थे। और यही डर क्या करता था? विच मेड हिम दस रेपल वुड बी एक्वेंटिस, ये जो डर है इंटरव्यू लेने वाला, ये उनको उनके परिचित से दूर रखने में उनकी मदद करता था। यानी इस इंटरव्यू की वजह से ही वो अपने परिचित से दूर रहते थे, इंटरव्यूअर से दूर रहते थे, परसिस्टेंट, और जो लोग उनको परसिस्ट करते थे, मजबूर कर देते थे, ऑटोग्राफ यानी जो हाथ से साइन वगैरह लेते हैं सेलिब्रिटीज़ के, तो उनके जो ऑटोग्राफ लेने वाले लोग थे जो कि उनको मजबूर किया करते थे, तो ये उनसे भी दूर रहा करते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, और इन सब चीज़ों के बाद में ही रिलेट द स्टोरीज हिज सक्सेस, वो अपनी कामयाबी की कहानी सुनाया करते थे, इन साइलेंसिंग ऑल, इन सब लोगों को शांत करने की, कि कैसे उन्होंने सब लोगों को शांत किया। सच पीपल विद द सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, और इसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का अनुभव करते थे, एंड अम्यूजमेंट, और बहुत ही ज़्यादा सुकून का जो है सुकून को फील किया करते थे। अम्यूजमेंट माने इंजॉय, आराम, सुकून, शांति का एहसास किया करते थे। तो दो नाम हो गए हैं। तीसरा नाम आया रडियार्ड किपलिंग। रडियार्ड किपलिंग के बारे में भी ये तीसरा इंसान है जिन्होंने कुछ कहा है, इसको लेकर कहा है कि एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम कर देना, बिल्कुल एक तरह से खारिज कर देना, एक तरह से उनको अलग कर देना, कि रडियार्ड किपलिंग ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया है मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड, यानी बिल्कुल बहुत ही जो है उनका एटीट्यूड कंडेमनेटरी, के इंटरव्यू लेने वाले को एक तरह से खारिज करने का उनका एटीट्यूड था, वो उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। हिज वाइफ, रडियार्ड किपलिंग की वाइफ है जिनका नाम है कैरोलिन। इनकी वाइफ का नाम कैरोलिन है। इन्होंने कुछ लिखा है कि कैरोलिन ने अपनी डायरी, जो कि 14 अक्टूबर 1892 में वो डायरी लिख रही थी इनकी वाइफ, तो उन्होंने उसमें लिखा है देयर डे वाज, के जब एक दिन था, तो रैग्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, ये कह रहे हैं कि 2 रिपोर्टर आए जो कि बोस्टन एक जगह है, कि बोस्टन से 2 रिपोर्टर आए और उन्होंने आकर क्या काम किया, और रडियार्ड किपलिंग का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया।
तो उन्होंने क्या कहा, रैक्ड, कि तुम लोगों ने मेरा दिन खराब कर दिया। रैक माने खराब कर देना। कि रडियार्ड किपलिंग का जो 14 अक्टूबर 1892 में जब रडियार्ड किपलिंग को ये काम कर रहे होंगे तो बोस्टन से 2 रिपोर्टर आ जाते हैं और वो उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, रैक्ड, कि तुमने मेरा दिन खराब कर दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, शी रिपोर्टेड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया है, एज सेइंग टू रिपोर्टर्स, कि उन्होंने रिपोर्टर से क्या कहा उन्होंने, कि वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं क्यों मना करता हूँ इंटरव्यू देने से, बिकॉज क्योंकि इट इज़ इमोरल, क्योंकि जो इंटरव्यू, ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप इनको याद रख लेना। रडियार्ड किपलिंग ने कहा था कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों बचता हूँ, क्यों इन लोगों से दूर रहता हूँ, उसके बारे में कुछ लाइन्स हैं। देखते हैं क्या कहा कि वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों दूर रहता हूँ, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक होता है। इट इज़ क्राइम, और इंटरव्यू क्या है, ये क्राइम है, एक जुर्म है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, कि जैसे कोई इंसान क्राइम कर देता है, जैसे इंटरव्यू भी इसी तरह का क्राइम है, जैसे कोई इंसान जो है क्राइम कर देता है अगेंस्ट माई पर्सन एज एन एजोल्ड एंड जस्ट डिड मेरिट्स पनिशमेंट, कि जैसे कोई इंसान किसी का फिजिकल हैरेसमेंट करता है, किसी को हर्ट कर देता है, तो ये क्राइम माना जाता है। तो इसी तरह से एक इंसान असोल्ट करता है, एक इंसान हमें क्या करता है, हमारी आत्मा को झंझोर देता है, हमारी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी मेरिट पनिशमेंट, तो इसकी भी पनिशमेंट होनी चाहिए। कि जैसे दूसरे क्राइम है, जिस तरह से दूसरे क्राइम है, दूसरे क्राइम की सज़ा मिलती है, तो इसकी सज़ा भी इंसानों को मिलनी चाहिए। कहा है आगे कि इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, कि ये जो इंटरव्यू लेने या इंटरव्यू देने का जो एक सवाल होता है, ये क्या है, कावर्डली, ये बेकार की बातें हैं, कायरपन है एक तरह का, एंड वाइल, और बहुत ही घिनौनी चीज़ है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, ना तो कभी कोई इंसान, कोई सम्मानित, रेस्पेक्टेबल, ना तो कोई सम्मानित इंसान इंटरव्यू किसी का इंटरव्यू लेगा, मच लेस गिव इट, और ना ही कभी किसी का इंटरव्यू देगा। कि जो सम्मानित लोग होते हैं ना तो इंटरव्यू किसी से लेते हैं और ना ही किसी से सवाल जवाब करते हैं, देते हैं इंटरव्यू। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ रिपोर्टेड एज एन एजोल्ड ऑन मार्क ट्वेन, ये कह रहे हैं हालांकि रडियार्ड किपलिंग ने खुद ही एजोल्ड किया, खुद ही जो है परेशान किया है किसको, मार्क ट्वेन को। यानी रडियार्ड किपलिंग ने कहा है कि हमें इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए किसी का, अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो वो हर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि खुद बाद में रडियार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया है अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले ही। तो रडियार्ड किपलिंग का नाम आया है। 4th नंबर पर हम देख रहे हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने भी 1894 में जो है रिफर टू बी इंटरव्यूइंग ऑर्डर but was a fairly frequent interview of the 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। ये कह रहे हैं, ये नाम है H.G. वेल्स, इज इन एन इंटरव्यू, यानी 1894 में इन्होंने भी जो इंटरव्यू है उसके बारे में क्या कहा, इंटरव्यूइंग ऑर्डर, यानी इंटरव्यू के बारे में इन्होंने भी कुछ कहा है। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट, लेकिन वो बार बार, फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, कि वो बार बार इंटरव्यू देते रहे हैं और लगभग 40 साल तक उन्होंने इंटरव्यू लिया। और उसके बाद में उन्होंने जोसेफ स्टालिन को इंटरव्यू लेते हुए पाया गया कि उन्हें वो, हालांकि H.G. वेल्स ने 40 साल तक इंटरव्यू दिया है लोगों को, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, के इंटरव्यू जो है ये बहुत ही बेकार की चीज़ है, ऑर्डियल है, एक बोरिंग सी चीज़ है, इंसान को परेशान करने वाली चीज़ है। लेकिन फिर बाद में इन्होंने भी, रडियार्ड किपलिंग इसको हालांकि खुद बुरा बताते हैं, लेकिन इंटरव्यू किसका ले रहे थे, मार्क ट्वेन का। इसी तरह H.G. वेल्स है, इन्होंने भी इंटरव्यू को अच्छा नहीं बताया, लेकिन फिर इन्होंने बाद में जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया है। सोल बेलो, ये आप नंबर भी देख रहे हैं, इसका 5 नंबर पड़ा हुआ, यानी ये 5वां कैरेक्टर है। वो हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, के सोल बेलो, जिनका आमतौर पर सेवरल ओकेजन्स यानी अलग अलग जगहों पर इनका इंटरव्यू हुआ है। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग द थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, उन्होंने कहा है
सोल बैलोने कि जब मेरा इंटरव्यू होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थंब प्रिंट यानी किसी ने अंगूठे को रख दिया हो मेरे विंड पाइप मेरे गले पर, कि जब मेरा इंटरव्यू होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान मेरा मेरा गला दबा रहा हो, मेरे गले की जो पाइप है सांस लेने वाली उस नली को बंद कर रहा हो। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू, ये कह रहे हैं ड्रॉबैक यानी बेकार की चीज़ें, हालांकि इंटरव्यू के बारे में कुछ बेकार की चीज़ें हैं लेकिन उन बेकार के ख्यालों के बावजूद, उन बेकार विचारों के बावजूद इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये कहा जा सकता है कि जो इंटरव्यू है ये क्या है, सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के बातचीत करने का सबसे अच्छा माध्यम है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, के इन दिनों किसी भी समय पर आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पोरीज आर थ्रू इंटरव्यूज। ये कह रहे हैं कि किसी भी समय पर, ये जो दिन चल रहे हैं यहाँ पर किसी भी समय की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन, कि हमारा जो सबसे बड़ा इम्प्रेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा इम्प्रेशन, हमारा प्रभाव है ऑफ आवर कंटेम्पोरीज, हमारे जो हैं समकालीन लोगों पर आर थ्रू इंटरव्यूज, वो इंटरव्यू के द्वारा ही होता है। यानी जब तक किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा तो दूसरे लोगों पर जो कि उसके कंटेम्पोरीज हैं वो उसे कैसे जान पाएंगे और उसके समकालीन लोगों पर उसका कैसे इम्प्रेशन पड़ पाएगा। तो इंटरव्यू क्या है, ये मोस्ट विविड इम्प्रेशन यानी सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन जो हमारा अपने समकालीन लोगों पर पड़ता है थ्रू इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के थ्रू ही पड़ता है। डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, डेनिस ब्रायन ये भी एक नाम दिया है, कह रहे हैं कि डेनिस ब्रायन ने लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट, ये कि हर समय हमेशा जो भी चीज़ हमें पहुंचती है वो ऐसे पहुंचती है कि एक इंसान सवाल करता है दूसरे इंसान से, कि एक इंसान दूसरे इंसान से जब सवाल करेगा तो जो वो आंसर देगा वो हम तक पहुंचती है और इसी तरह से ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसकी वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेडिसेंडेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके पास एक बहुत ही अच्छी वो पोजीशन में होता है और उसके पास पावर होती है और उसका एक अपना प्रभाव होता है। ये किसने लिखा है, डेनिस ब्रायन ने। पार्ट फर्स्ट हो गया है, अब पार्ट सेकंड को देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में कहते हैं आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे अम्बर्टो इको। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या हूँ, वैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ जो कि संडे के लिए लिखते हैं, यानी एक प्रोफेसर हूँ जो कि संडे में केवल लिखता है और क्या लिखता है, नॉवल लिखता है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको, के जो भी फॉलोइंग है जो भी हम नीचे पढ़ेंगे वो अम्बर्टो इको का जो एक इंटरव्यू है उसका कुछ अंश है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका क्या नाम है, मुकुंद पद्मनाभन, के इंटरव्यू लेने वाले का नाम मुकुंद है। ये कहाँ से है, फ्रॉम द हिंदू, यानी हिंदू से हैं। तो जो हिंदू जनरल है ये उसके एक संपादक हैं। और अम्बर्टो इको कौन है, ये एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, बोलोगना इन इटली, यानी बोलोगना यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर। उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे अम्बर्टो इको हैं। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सिम्योटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस, कि अम्बर्टो इको जो कि बोलोगना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये पहले ही फॉर्मेबल रेपुटेशन के पहले काफ़ी मशहूर हो चुके हैं, पहले काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं एक स्कॉलर के रूप में। और इनके जो आइडियाज़ हैं सिम्योटिक्स को लेकर, सिम्योटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ साइन, के स्टडी ऑफ साइन को लेकर जो इनके आइडियाज़ हैं उसको लेकर ये एक स्कॉलर के रूप में देखे जाते हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड, इसके अलावा लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो साहित्यिक व्याख्या होती है उसके लिए जाने जाते हैं। मिडिवियल एस्थेटिक के लिए जाने जाते हैं, जो कि मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र है उसके लिए जाने जाते हैं। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, यानी फिक्शन लिखने से पहले ये काम क्या करते थे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन क्या करते थे, मिडिवियल एस्थेटिक के लिए जाने जाते थे। लिटरेरी फिक्शन एकेडमिक, और लिटरेरी फिक्शन में ये क्या क्या करते थे, एकेडमिक टेक्स्ट लिखते थे, जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में किताबें पढ़ाई जाती हैं उसके लिए कहा कि एकेडमिक टेक्स्ट लिखा करते थे, एसेज लिखा करते थे, बच्चों की किताबें लिखा करते थे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल लिखा करते थे।
हिज रिटन आउटपुट इज स्ट्रेंगली लार्ज, कि उसने उन्होंने जो लिखा आउटपुट, उन्होंने जितना भी कुछ लिखा है वो कैसा है, इज स्ट्रेंगली लार्ज, बहुत ज़्यादा लिखा है, एंड वाइड रेंजिंग यानी बहुत कुछ लिखा उन्होंने, ऐसे लिखे हैं, बच्चों की किताबें लिखी हैं उन्होंने, एकेडमिक टेस्ट लिखे हैं, इसके अलावा आर्टिकल्स लिखे हैं, नॉवल लिखे हैं, प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर के लिए काम भी पढ़ाते भी हैं। तो कहा है कि उन्होंने जो भी लिखा है वाइल्ड रेंज यानी बहुत ज़्यादा लिखा है। 1980 में है एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल ये कह रहे हैं सुपर स्टारडम विद द पब्लिकेशन द नेम ऑफ द रोज, ये काफ़ी मशहूर इनका वर्क है, इसको देखना कि इन्होंने 1980 में एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्क लिखा जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, विच सोल्ड मोर देन 1 मिलियन कॉपीज़, जिसकी लगभग 10 मिलियन कॉपी यानी 1 करोड़ कॉपी लगभग इसकी बिक गई थी। कि 1980 में जिन्होंने द नेम ऑफ द रोज लिखा उसकी लगभग 1 करोड़ कॉपी यानी 10 मिलियन कॉपी बिक गई थी, और यहीं से इनका जो सुपर स्टारडम है वो उसकी शुरुआत हो गई थी। मुकुंद ये वही हैं जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मुकुंद द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, ये कह रहे हैं मुकुंद ने कहा कि इंग्लिश नॉवलिस्ट और एकेडमिक डेविड लॉज ये इंसान है जो कि एक नॉवलिस्ट हैं और एक एकेडमिक यानी एकेडमी के लिए भी लिखते हैं। इन्होंने एक बार कहा था कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि मुझे ये समझ नहीं आता कि हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको वंस डज, कि एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है जितना कि इको करते हैं। अम्बर्टो इको मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, हो सकता है कि मैंने उन्हें बहुत सारे काम करने के लिए प्रेरित कर दिया हो, बट इन द एंड लेकिन आखिरकार आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, बस मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही सेम चीज़ करता रहता हूँ, एक ही चीज़ करता रहता हूँ। मुकुंद ने कहा वे चीज़ वो कौन सी चीज़ है जिसको तुम हमेशा करते हो। अम्बर्टो इको ने कहा यानी एक लंबा सा सांस लिया। नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, जो तुमने मुझसे पूछा है कि वो कौन सी चीज़ है तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, अब बताते हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मुझे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है यानी मुझे नए नए विचार लाने में शौक है, एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और जो भी मुझे फिलोसफिकल आइडियाज़ आते हैं विचार आते हैं मैं उनको अपने एकेडमिक वर्क में लिख देता हूँ, उनको एक्सप्रेस कर देता हूँ, एंड माई नॉवेल्स, और जो कुछ आइडियाज़ बच जाते हैं मैं अपने नॉवल में उनको लिख देता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट द नॉन वायलेंस, और जब मैं बच्चों के लिए किताबें लिखता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ नॉन वायलेंस, बच्चों के लिए अहिंसावादी बन जाता हूँ यानी नॉन वायलेंस रूप से लिखता हूँ, अहिंसा के लिए लिखता हूँ, एंड पीस और शांति के ऊपर लिखता हूँ। कि बच्चों की जो थीम होती है, मुझे पता है कि बच्चों को मैं हिंसा नहीं सिखा सकते, तो जब बच्चों के लिए लिखता हूँ तो मैं नॉन वायलेंस लिखता हूँ, एंड पीस और शांति के लिए लिखता हूँ। यू सी तुम देखोगे द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल एंड इंटरेस्ट, कि तुम देखोगे कि हमेशा वही सेम एथिक रहती हैं और फिलोसफी रहती हैं और ये फिलोसफिकल इंटरेस्ट, ये सब जगह तुम देख सकते हो। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और इसके बाद में मेरे पास एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। डिड यू नो दैट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स। डिड यू नो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम एलिमिनेट माने खत्म कर देना, एम्प्टी स्पेस खाली जगह, कि अगर तुम खाली जगह खत्म कर दोगे इस पूरी दुनिया से, कि इस पूरे ब्रह्मांड से अगर तुम ये खाली स्पेस को ख़त्म कर दोगे, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, और जितने भी एटम्स हैं जितने भी परमाणु हैं, अगर तुम इन सारे एटम्स के बीच से जो एम्प्टी स्पेस है इसको हटा दोगे, खाली कर दोगे, तो क्या होगा, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो ये पूरी दुनिया इतनी बड़ी हो जाएगी केवल जितना कि मेरी ये मुट्ठी है, यानी जितनी भी खाली जगह है वो खाली जगह हटा दो यहाँ से, दुनिया से, ब्रह्मांड से, तो मेरी मुट्ठी के बराबर ये पूरी दुनिया बन जाएगी, यानी छोटी हो जाएगी दुनिया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइव्स, कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारा खाली समय रखते हैं, बहुत सारी खाली जगह रखते हैं। आई कॉल देम इंटरेस्टिक्स, तो मैं उनको इंटरेस्टिक्स माने खाली समय, कि मैं उनको खाली समय कहता हूँ। से यू आर कमिंग, उसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। से अच्छा देखो, यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, कि तुम मेरे पास मेरे घर पर आते हो,
यू आर इन एलिवेटर, और तुम लिफ्ट में हो, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम मेरे पास आ रहे हो लिफ्ट से, तो आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरेस्टिक्स, और यही खाली समय है कि मैं बेकार में खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एन एम्प्टी स्पेस, और यही खाली समय होता है, तो मैं क्या करता हूँ उस समय, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसिस, और मैं उस खाली समय पर काम कर लेता हूँ। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, यानी जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, जब तुम लिफ्ट से पहले फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आ रहे थे, तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो उस समय तक जब मैं वेट कर रहा था, मैंने क्या काम किया था, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तो उस समय तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका होता हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मैं अपना बिल्कुल भी समय बेकार नहीं करता। अगर तुम मुझसे आने के लिए बोलोगे, और मुझे पता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक तुम्हें आना है, तो मैं वहाँ पर खड़े खड़े जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो उस समय तक भी मैं दिमाग चलाता रहता हूँ और अपने माइंड में एक आर्टिकल लिख चुका होता हूँ। मुकुंद ने कहा, नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, कि वास्तव में कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटीज अबाउट इट, कि जो भी तुम तुम्हारे नॉन फिक्शनल वर्क हैं, या तुम्हारे जो स्कॉलरली वर्क हैं, इसमें एक तरह का सर्टेन प्लेफुल, एक तरह का इंजॉयमेंट होता है, एंड पर्सनल क्वालिटी, और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी उनके अंदर होती है। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और ये तुम्हारे जो राइटिंग है, जो तुम्हारे वर्क्स हैं, डिपार्चर, उनको अलग बना देता है जो दूसरे रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है। यानी जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है, तो तुम्हारा जो भी वर्क होता है वो उसको उससे बिल्कुल यूनिक बना देता है, अलग बना देता है। कहा, विच इज़ इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, कि जो अकेडमी जो हम किताबें पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक जो होती हैं, जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं, तो वो होती है अकेडमिक बुक। तो ये कह रहे हैं अकेडमिक जितनी भी होती हैं इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड, बहुत ही डिपर्सनलाइज्ड होती है। एक तो पर्सनली होती हैं चीज़ें, उसके अपोजिट एंटोनियम है कि बहुत ही ज़्यादा डिपर्सनलाइज्ड होती हैं। ओपन ड्राई, बहुत ही बेकार सी, रूखी सूखी सी महसूस होती है, कोई मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में। एंड बोरिंग, और पढ़कर बोर करती हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, और इज इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू। ये कह रहे हैव यू कॉन्शियसली अडोप्ट, क्या तुमने जो तुम्हारा स्टाइल है जो इंसान को बांध देता है, ये कहा ना प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी, ये जो तुम्हारे वर्क में क्वालिटीज़ आती हैं, इंजॉयमेंट मिलता है, तो ये कह रहे हैं क्या तुमने कहीं से इसको अडोप्ट किया है जानबूझकर, या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि वो तुम्हारे पास नेचुरली इस तरह का स्टाइल आता है। ये सवाल हुआ है कि तुम अपनी राइटिंग को इतना अच्छा कैसे बना लेते हो कि लोग उससे जुड़ते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। अम्बर्टो इको ने इसका आंसर दिया कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, कि जब मैं इटली में था और मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस, पीएचडी के शोध को जमा किया, वन ऑफ द प्रोफेसर्स, प्रोफेसर बहुत सारे थे, तो उन प्रोफेसरों में से एक प्रोफेसर ने कहा, क्या कहा, ये लाइन आप याद कर लेना, ये इसका आंसर है जो वो उससे पूछना चाहते हैं, कि उन प्रोफेसरों में से एक प्रोफेसर ने मेरे से ये कहा कि डिजर्ट के लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, के जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पहले पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देन दे मेक अ लॉट फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो बेकार की फॉल्स कल्पनाएं हैं उनको बना लेते हैं। देन दे करेक्ट देम, और फिर वो उनको सही करते हैं। एट द एंड, आखिर में, क्या आखिर में वो उन बेकार की कल्पनाओं को फिल्टर कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, दे पुट द कंक्लूजन्स, और फिर वो कंक्लूजन निकालते हैं। यू ऑन द कंट्रेरी, और इसके अलावा तुम टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, कि तुमने जो अपनी रिसर्च तैयार किया, तुमने उसको एक स्टोरी की फॉर्म में तैयार किया। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं, प्रोफेसर बता रहे हैं कि जो स्कॉलर लोग हैं, विद्वान लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में फॉल्स हाइपोथेसिस यानी अपनी कल्पनाएं करते हैं, और फिर उन कल्पनाओं को आखिर में सही कर लेते हैं, और फिर कंक्लूजन निकाल देते हैं। और इसी तरह से तुमने भी अपनी रिसर्च को एक कहानी के रूप में लिखा है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और तुमने तुम्हारे इसमें जो भी तुमने वर्क किया है, जो भी तुमने कोशिश किया, ट्रायल्स जितनी भी तुमने कोशिश किया, तुमने वो सबको लिखा है, एंड एरर्स, और जितनी भी गलतियां इस बीच हुई हैं, तुमने उन सब गलतियों को भी लिखा है। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय, ही रिकग्नाइज्ड
आई वॉज राइट, तो उन्होंने महसूस कर लिया कि मैं सही था। एंड वैन ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन एज अ बुक, और उन्होंने मेरी इस डिजर्टेशन को, मेरे शोध पत्र को एक किताब के रूप में पब्लिश करा दिया। विच मीड ही अप्रिशिएटेड, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मेरे वर्क को पसंद किया और उसकी काफ़ी प्रशंसा की। ये सब कब हुआ? एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, कि उस समय मेरी एज लगभग 22 साल रही होगी जब मैंने अपना पीएचडी का डिजर्टेशन सबमिट किया था। आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। उस समय मैंने महसूस कर लिया कि जो स्कॉलरली बुक्स हैं, जो स्कॉलरली पुस्तकें हैं, उनको भी इसी तरह से लिखा जा सकता है जैसा मैंने अपनी डिजर्टेशन को लिखा है। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, अपनी रिसर्च की स्टोरी को, यानी रिसर्च को एक स्टोरी के रूप में जैसे मैंने लिखा है, इसी तरह मैं अपनी इन स्कॉलरली बुक्स को, एकेडमिक बुक्स को भी लिख सकता हूँ। दिस इज़ वाई, इसी तरह माई ऐसे ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, इसी तरह मेरे जो ऐसे होते हैं, मेरे जो निबंध होते हैं, उनके अंदर एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, एक कहानी वाला पहलू देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, और इसीलिए शायद मैंने अपना राइटिंग नैरेटिव्स स्टार्ट किया। और उस समय सो लेट, हालांकि काफ़ी लेट हो चुका था, और उस समय मेरी उम्र या तो 50 साल रही होगी, उससे कम या ज़्यादा, कि 50 साल की उम्र के मैं आसपास रहा हूँगा, तो उस समय मैंने अपने राइटिंग करियर को शुरू कर दिया था, नोवेल लिखना। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड रोला बार्थ वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, कि मेरे एक दोस्त हैं रोलैंड बार्थ, ये देख लेंगे कि मेरे एक दोस्त हैं रोला बार्थ, वो हमेशा परेशान रहा करते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज एन एसिस्ट, क्योंकि वो एक एसिस्ट थे। एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, और वो एक उपन्यासकार नहीं थे। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे, वो बहुत कुछ जो है क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे। वन डे, एक दिन, और अनदर, या दूसरे दिन, कि वो एक न एक दिन कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, कुछ क्रिएटिव लिखना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या उनके साथ? बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो कुछ ऐसा वैसा कर पाते उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे कभी भी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, कि मैंने नॉवल को लिखना अचानक से शुरू किया था। आई हैड नथिंग टू डू, मेरे पास एक दिन करने के लिए कुछ नहीं था। एंड सो आई स्टार्टेड, और इसलिए मैंने नॉवल लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट और फॉर नरेशन, और जो नॉवेल्स हैं वो शायद मेरा जो टेस्ट है नरेशन के लिए, कहानी सुनाने के लिए, उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। क्योंकि नॉवल में बहुत कुछ लिखना होता है, तो मैं नॉवल को लिखकर अपनी जो कहानी सुनाने का जो मेरा एक शौक है उसको पूरा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मुकुंद करते हैं कि टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस अकेडमिक यू वेंट टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन द नेम ऑफ द रोज। नोवेल के बारे में बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस अकेडमिक यू, के ये कह रहे हैं कि तुम एक जाने पहचाने अकेडमिक हो, तुम जाने पहचाने यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए इंसान हो। यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन, कि जो द नेम ऑफ द रोज जो तुम्हारा वर्क पब्लिश हुआ था, उससे पहले तुम एक जाने माने स्कॉलर थे, ठीक है, जाने माने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, हालांकि तुमने 5 नॉवेल्स लिखे हैं। अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स और नॉन फिक्शन, हालांकि तुमने नॉन फिक्शन के बहुत सारे वर्क तुमने लिखे हैं। एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, लगभग तुमने 20 वर्क ऐसे लिखे हैं जो कि नॉन फिक्शन हैं, जबकि फिक्शन केवल तुमने 5 लिखे हैं। जो नॉवल हैं वो तो केवल तुम्हारे 5 हैं, जबकि नॉन फिक्शन तुमने 20 लगभग 20 लिखे हैं या उससे ज़्यादा लिखे हैं। अम्बर्टो इको ने कहा ओवर 40, नहीं 20 नहीं बल्कि 40 से भी ज़्यादा मैंने नॉन फिक्शन वर्क लिखे हैं। मुकुंद कहते हैं ओवर 40, अच्छा 40 से ज़्यादा लिखे हैं। एमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सिम्योटिक्स, कि उनमें से जो तुमने ज़्यादातर वर्क लिखे हैं वो तुमने सिम्योटिक्स को लेकर लिखे हैं। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको, दे विल से, अगर मैं बहुत सारे लोगों से पूछूं कि अम्बर्टो इको कौन है, तो वो लोग कहेंगे ओह ही इज़ अ नॉवलिस्ट, कि वो एक नॉवलिस्ट हैं। डज द अम्बर्टो इको, डज दैट बदर यू, क्या ये चीज़ तुम्हें परेशान करेगी?
कहने का मतलब ये है कि तुमने लगभग 40 काम ऐसे हैं जो कि तुमने स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज से रिलेटेड लिखा है, पढ़े लिखे लोगों के बारे में लिखा है, लगभग 40 से ज़्यादा वर्क ऐसे लिखे हैं। तो और जबकि नोवेल तुमने केवल 5 ही लिखे हैं, तो लोग तुम्हें नोवेलिस्ट के रूप में जानते हैं फिर भी। और जब तुमने इतने सारे वर्क लिखे हैं 40 से भी ज़्यादा, इसके बारे में कोई तुम्हें जानता नहीं है। तो इन्होंने कहा डज दैट बॉदर यू, क्या ये चीज़ तुम्हें परेशान करती है? तो अम्बर्टो इको ने कहा यस, हाँ, बिकॉज क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मैं अपने आप को खुद भी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता हूँ। वो राइट्स नोवेल ऑन संडे, और नोवेल्स तो केवल मैं संडे में लिखता हूँ। तो मुझे बुरा ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं पहले एक प्रोफेसर हूँ, तो लोग मुझे प्रोफेसर के रूप में देखें पहले और फिर एक नॉवलिस्ट के रूप में देखें। इट इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंस, कि मैं अकेडमिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेता हूँ। एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स, मैं पेन क्लब्स या राइटरों के साथ में कभी ना तो उठता बैठता हूँ, ना ही मैं उनके साथ में मीटिंग करता हूँ, मैं केवल अकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, और मैं हमेशा अपने आप को एक अकेडमिक कम्युनिटी के साथ में ही पहचान रखता हूँ, जानता हूँ। बट ओके, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। इफ़ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली नॉवेल्स, हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों ने मेरे नॉवल को 5 हैं, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों ने मेरे नॉवल को ही पढ़ा है। आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स, मुझे पता है कि नॉवेल्स को लिख कर आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, के मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सिम्योटिक्स, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं 1 मिलियन रीडर से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ सिम्योटिक्स के ऊपर। कि जो मैंने 40 किताबें लिखी हैं, 40 वर्क लिखे हैं मैंने सिम्योटिक्स को लेकर, मैं इस बात की एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं 1 मिलियन पाठक भी, 1 मिलियन रीडर भी इकट्ठा कर सकूँ। मुकुंद ने कहा विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नॉवल, कि जो नेम ऑफ द रोज, ये तो बहुत सीरियस नॉवल है तुम्हारा। तो इट इज़ अ डिटेक्टिव यान एट वन लेवल, ये शुरू में तो थोड़ा सा डिटेक्टिव माने जासूसी, कि जब इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं तो पहले लेवल पर हमें जासूसी मालूम पड़ता है। बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, लेकिन हम आगे देखते हैं कि द नेम ऑफ द रोज में तुमने मेटाफिजिक्स की बात की है, थियोलॉजी की बात की है, और इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास की भी बात की है। येट फिर भी इट इंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसको इंजॉय किया है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या तुम इस बात को लेकर थोड़ा बहुत परेशान होते हो, पजल होते हो? तो अम्बर्टो इको ने कहा नो, नहीं। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, मैं तो पजल नहीं होता, लेकिन इस बात को लेकर जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो जरूर परेशान होते होंगे। एंड समटाइम्स पब्लिशर, कई बार पब्लिशर भी परेशान हो जाते होंगे। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट, क्योंकि जो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे पब्लिशर हैं, उनका मानना ये है कि लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, ट्रैश, कूड़ा कबाड़ा, कि लोग जो है वो कूड़ा पसंद करते हैं, और वो मुश्किल चीज़ों को पढ़कर समझने का जो एक एक्सपीरियंस है उसको पसंद नहीं करते। कंसिडर, मान लो, देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, कि इस ज़मीन पर लगभग 6 बिलियन लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 और 15 मिलियन कॉपी, और जबकि द नेम ऑफ द रोज की केवल 10 से 15 मिलियन कॉपी ही बिक सकी हैं। यानी लोग तो रह रहे हैं यहाँ पे 6 बिलियन लोग, जबकि कॉपी केवल बिकी है हमारी 10 से 15 मिलियन केवल। सो इन अ वे, तो इस तरह से आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, तो इस तरह से मैं केवल थोड़े से रीडर्स तक ही अपनी पहुंच बना सका हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली, लेकिन इससे ये एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स वो डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंस, लेकिन इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इस तरह के जो रीडर्स हैं वो बहुत आसान एक्सपीरियंस को पढ़ना नहीं चाहते। यानी ये 10 से 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कुछ मुश्किल पढ़ना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं, मुझे इस बात का पता चल चुका है। और एट लीस्ट, और कम से कम, डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम ऐसे, ये कम से कम इस तरह के तो लोग हैं जो कि बेकार की चीज़ें पसंद नहीं करते।
आई माई सेल्फ, मैं खुद भी अगर बात करूं तो रात के जब 9 बज जाते हैं तो हम लोग डिनर करने के बाद में वॉच टेलीविज़न, हम लोग टीवी देखते हैं, एंड वांट टू सी इधर मियामी वॉइस, या तो मियामी वॉइस देखते हैं। ये दो चीज़ें हैं कि या तो हम मियामी वॉइस देखते हैं या इमरजेंसी रूम देखते हैं। आई इन्जॉय इट, मैं इसको इन्जॉय करता हूँ, एंड आई नीड इट, और मुझे इसको और मुझे इसकी ज़रूरत होती है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन ऐसा मैं पूरे दिन नहीं कर सकता। यानी मैं पूरे दिन काम करता रहता हूँ, रात के 9 बज चुके हैं, मैंने डिनर कर लिया है, और उसके बाद में जो हल्के फुल्के शो होते हैं जैसे कि मियामी वॉइस हुआ, इमरजेंसी रूम, तो मैं इसको देखकर टाइम काटता हूँ। लेकिन ऐसा मैं हमेशा नहीं करता, पूरे दिन नहीं कर सकता मैं ऐसा। मुकुंद कहते हैं कुड, चलो ठीक है, द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट कि जो तुम्हारा नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये इसको क्या है, ह्यूज सक्सेस, बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है तुम्हारा नॉवल, क्या इसके पीछे कुछ फैक्ट है, कुछ तथ्य है, दैट इट डील विद द पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये मध्यकाल से थोड़ा सा रिलेट करता है ये नॉवल तुम्हारा द नेम ऑफ द रोज, क्या इसका ये तो फैक्ट नहीं है जो ये इतना मशहूर हुआ है? तो नंबर 2 को उसका आंसर देते हैं, दैट इज़ पॉसिबल, हो सकता है कि इसीलिए मशहूर हो गया हो कि मध्यकालीन जो है इतिहास से थोड़ा सा रिलेट रखता है, थोड़ा सा टच रखता है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने आप को एक चाइनीज़ मैन की तरह स्टोरी कहानी सुनाते हुए देखता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड वाइल शी लव्ड माई बुक, ये कह रहे हैं कि मेरी जो अमेरिकन जो प्रकाशक है, जो अमेरिकन पब्लिशर है, उन्होंने मेरे से कहा था, हालांकि वो मेरी किताबों को पसंद करती हैं, क्या कहा था उन्होंने कि शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 30,000 कॉपीज इन अ कंट्री। उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो हमारे देश यानी अमेरिका के अंदर 3,000 कॉपी से ज़्यादा नहीं बिक सकेंगी, वेयर नो बडी हैज़ बीन अ कैथेड्रल, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई कैथेड्रल चर्च, ना तो यहाँ पर कोई ऐसा खास चर्च है, और ना ही कोई स्टडीज़ लैटिन, यानी ना ही किसी ने यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है, मध्यकाल का इतिहास, और वहाँ पर उस समय लैटिन काफ़ी पावर में थी। तो इनकी अमेरिकन पब्लिशर ने कहा कि देखो तुम्हारी 3,000 से ज़्यादा कॉपी नहीं बिक सकेंगी, क्यों? क्योंकि अमेरिका में ना तो कोई खास चर्च है और ना ही यहाँ पर लोग लैटिन जानते हैं। सो आई वॉज गिवन एडवांस फॉर 30,000 कॉपीज़, ये कह रहे हैं इसीलिए उसने कहा पर लेडी ने कि मैं तुम्हें 3,000 कॉपी का एडवांस पे कर रही हूँ। बट इन दी एंड, लेकिन आखिर में इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएसए, कि केवल यूएसए के अंदर 2-3 मिलियन कॉपी बिक चुकी थी। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवियल पास्ट फार बिफोर माइन, के लगभग जो मिडिवियल पास्ट है, पहले भी मिडिवियल थीम पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी थी। अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी थी मिडिवियल जो है थीम पर, बिफोर माइन यानी मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने लिख लिया था मिडिवियल इतिहास पर। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो किताब की कामयाबी है, इज़ अ मिस्ट्री, ये कोई रहस्य है, कि मेरी किताब की कामयाबी कोई रहस्य है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 ईयर्स अर्लियर और 10 ईयर्स लेटर, मुझे लगता है कि अगर मैं द नेम ऑफ द रोज को 10 साल पहले लिखता या 10 साल बाद में लिखता तो इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो ये इतने कामयाब नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि अगर 10 साल पहले किताब लिखी जाती है, 10 साल बाद ये किताब लिखी जाती, तो इसको इतनी कामयाबी नहीं मिल पाती। वाई इट वर्कड इट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री, तो बस मैं यही कहूँगा कि ये एक रहस्य की तरह काम कर रही है, कि इस समय ये जो मेरा द नेम ऑफ द रोज जो मेरी किताब है, ये एक रहस्य है, ठीक है, और कोई भी इंसान इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि ये कैसे इतनी मशहूर हो गई, कैसे इतने लोगों ने इसको पढ़ लिया, करोड़ लोगों ने इसको पढ़ा है, कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो बस आप इसमें इतना ही जान सकते हैं, ये दोनों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन